नाजरीन में हुआ मारल यबासी और आप देख रहे हैं मार एक्सप्लेन्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. We shall fight in the hills. We shall never surrender. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. The terror and devastation faced by millions during World War II is essentially unimaginable. The deadliest and most destructive war in human history claimed between 40 and 50 million lives, displaced tens of millions of people. एक ऐसी जंग जिसे तारीख में सबसे बड़ी और खून रेजी वाली जंग कहा जाता है, जिसमें हर रोज करीबन 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई, ये हिटलर कौन था, इस वर्ल्ड वॉर 2 की असल कहानी क्या है और इसका इख्तिताम कैसे हुआ। नाज़रीन, इसका आगाज होता है 1918 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम हुआ और जर्मनी ने सरेंडर किया। नाज़रीन, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइज साइन होती है और इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ठहराया जाता है और जर्मनी को इस ट्रीटी के तहत 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का वॉर कंपनसेशन भरना पड़ता है, यानी 33 बिलियन डॉलर्स का फाइन। इसके अलावा भी जर्मनी पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, जिसमें इसकी आर्मी सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स तक लिमिटेड कर दी जाती है। इसके अलावा टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स रखने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। नाज़रीन, जर्मनी की बहुत सारी ज़मीनें भी उससे ले ली जाती हैं और जर्मनी की इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है। बेरोजगारी, भूख और महंगाई का तूफान आ जाता है और जर्मनी में इन्फ्लेशन आ जाता है। इसी बेचैनी में, इसी प्रॉब्लम्स के टाइम में 1920s के दौरान एक पॉलिटिकल पार्टी उभरती है, नाजी पार्टी। नाजरीन, यहाँ पर एक शख्सियत सामने आती है, एडोल्फ हिटलर। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि वो पहले पेंटर था, फिर उसने वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर के तौर पर हिस्सा लिया। नाजरीन, ये हिटलर अपनी स्पीचेस और अपने दावों की वजह से, लोगों को उभारने की वजह से, लोगों के जज्बात और उन लोगों को उम्मीदें दिलाने की वजह से जर्मनी में बहुत ही मकबूल हो जाता है। 1923 में एडोल्फ हिटलर एक फेल कॉप, एक नाकाम बगावत भी करते हैं, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसने अपनी किताब माइन कैम्प लिखी, जहां उसने अपने रेसिस्ट, एंटीसेमिटिक और एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज शेयर किए और कम्युनिस्ट और ज्यूज के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी। नाज़रीन, इस दौरान हिटलर को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो जाती है अवाम में उसके स्पीचेस की वजह से और फाइनली 1933 में हिटलर को चांसलर ऑफ जर्मनी बना दिया जाता है। कुछ महीनों बाद एक राइक्सटैग फायर हुआ और हिटलर ने इमरजेंसी पावर्स ले लिए। एक एक करके उसने डेमोक्रेसी ख़त्म करके डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दी। नाज़रीन, डिक्टेटरशिप के बाद 12 मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बिना एक भी गोली चलाए एनेक्स कर लिया। इस इवेंट को कहा जाता है एंशलस। हिटलर ने कहा कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों जर्मन कल्चर और लैंग्वेज शेयर करते। ऑस्ट्रिया के चांसलर शूशनिग ने इनिशियली अपोज किया, शुरुआत में तो इसकी मुखालफत की, लेकिन जब हिटलर ने अपने आर्मी ऑस्ट्रियन बॉर्डर पर लगा दी तो प्रेशर में आकर चांसलर ने रिजाइन कर दिया। जर्मन ट्रूप्स वेना में मार्च लेकर गए और लोग खुशी से उनका वेलकम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसकी एक वजह यह भी थी कि ऑस्ट्रियन में बहुत सारे ऑस्ट्रियन पीपल हिटलर को सपोर्ट करते थे। सितंबर 1938 में हिटलर की नज़र अब थी सुडेटेनलैंड पर, जो कि चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। वहां पर करीबन 30 लाख जर्मन स्पीकिंग लोग थे।
हिटलर ने डिमांड किया कि सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया जाए। नाज़रीन, इस पर ब्रिटिश पीएम नेवाइट चैम्बरलेन ने म्यूनिक एग्रीमेंट साइन किया बिना चेकोस्लोवाकिया के कंसेंट के, और हिटलर को सुडेटन दे दिया जाता है और एक शर्त रखी जाती है कि हिटलर इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसको बोला गया पीस फॉर आवर टाइम, लेकिन हिटलर यहाँ रुकने वाला नहीं था। मार्च 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। अब को सबको पता चल गया कि हिटलर रुकने वाला नहीं है। नाज़रीन, 23 अगस्त 1939 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ एक पैक्ट साइन किया, एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी, एक मुआहिदा जिसमें सीक्रेटली पोलैंड को भी डिवाइड करने का प्लान शामिल था। सितंबर 1, 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर भी हमला कर दिया और हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी यूज की। ये स्ट्रेटजी क्या थी? इसमें फास्ट मूविंग टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और इन्फेंट्री ने अचानक हमला करना था। सिर्फ 5 दिन में वार्सव तक पहुंच गए और करीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा ट्रूप्स, जर्मन ट्रूप्स ने इन्वेड किया, हमला किया पोलैंड पर। 3 सितंबर 1939 में यूके और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 का ऑफिशियली यहां से आगाज हुआ। सितंबर 1939 में सोवियत यूनियन ने ईस्टर पोलैंड पर भी हमला कर दिया और पोलैंड 2 हिस्सों से घेर लिया गया था और अक्टूबर 1939 तक पोलैंड पूरा डिवाइड हो चुका था। नाज़रीन, 9 अप्रैल 1940 में जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर भी हमला कर दिया, जबकि डेनमार्क ने बिना किसी फाइट के सरेंडर कर दिया, जबकि नॉर्वे में रेजिस्टेंस दिखाई जाती है। फिर भी जर्मनी ने ओस्लो स्ट्रैटेजिक पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और 10 मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग पर भी अटैक कर दिया। फ्रांस ने एक मैगिनोट लाइन हिटलर को देखते हुए पहले ही अपने डिफेंस के लिए बना दी थी, एक मैगिनोट वॉल अपने बॉर्डर्स पर अपने डिफेंस के लिए। लेकिन हिटलर ने फॉरेस्ट रीजन के जरिए बाईपास करके अटैक किया, जिसको फ्रांस को जिस पर उम्मीद भी नहीं थी कि हिटलर हम पर जंगल के रास्ते से भी हमला कर सकता है। पेरिस सिर्फ 6 हफ्तों में गिर गया। 22 जून 1940 में फ्रांस ने भी सरेंडर कर दिया। अब तक जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया था। नाज़रीन, यहाँ से आगाज होता है बैटल ऑफ ब्रिटेन का और हिटलर का पहला फेलियर। जुलाई 1940 से लेकर अक्टूबर 1940 तक बैटल ऑफ ब्रिटेन चलती है, जिसमें हिटलर ने ऑपरेशन सी लाइन प्लान किया था उसको इन्वेड करने के लिए, लेकिन पहले ब्रिटिश फोर्स तो कमज़ोर करना ज़रूरी था। नाज़रीन, ब्रिटिश पर ज़मीनी हमला करना मुश्किल था, लिहाजा जर्मन लफ्टवाफे ने एयर बेसिस, रेडार स्टेशंस और इवन लंदन पर लगातार बॉम्बिंग शुरू कर दी और इसे कहा गया द ब्लिट्स। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस दिखाई। रेडार सिस्टम और स्पिटफायर फाइटर प्लेन्स ने लफ्टवाफे को रोक दिया। हिटलर का पहला मेजर डिफीट ये था। इस हार का हिटलर को एक बहुत बड़ा धचका लगता है। नाज़रीन, 22 जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर सबसे बड़ा लैंड इन्वेजन लॉन्च किया, ऑपरेशन बारबरोसा। 3 डायरेक्शंस में अटैक हुआ, नॉर्थ में लेनिनग्राड पर, सेंटर में मॉस्को पर और साउथ में यूक्रेन पर। इनिशियल सक्सेस के बावजूद सोवियत यूनियन ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया और सख्त सर्दी ने जर्मन ट्रूप्स को डिवास्टेट कर दिया। सप्लाई लाइंस कट गई। दिसंबर 1941 तक जर्मनी को एडवांस टेक्नोलॉजी और जर्मनी की एडवांस मिलिट्री रुक गई थी। इस इन्वेजन ने जर्मनी को 2 फ्रंट वॉर में डाल दिया, जो उनके लिए खतरनाक साबित हुई।
नाज़रीन, दूसरी जानिब 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक किया, जिसमें करीबन 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लस एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए और 8 दिसंबर को यूएसए ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले अभी तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद जर्मनी ने भी यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। अब वर्ल्ड वॉर 2 एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन गया जिसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो चुकी थी। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड चली। सोवियत यूनियन ने जर्मन 6th आर्मी को सराउंड करके सरेंडर करवाया और 2 मिलियन से ज़्यादा कैजुअलिटीज हलाकतें हुई। ये वॉर का मेजर टर्निंग पॉइंट था। जर्मनी की एडवांस आर्मी पहली बार पीछे गई और 6 जून 1944 को डी डे एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर लार्जेस्ट एम्फीबियस इन्वेजन लॉन्च किया, जिसमें करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स ने एक दिन में लैंड किया। इससे वेस्टर्न फ्रंट, जो मगरबी फ्रंट था, ओपन हुआ और जर्मनी को 2 तरफ से फंसा दिया गया। नाजरीन, अप्रैल 1945 में सोवियत फोर्सेस बर्लिन के अंदर आ चुकी थी और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली। 7 मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर किया और यूरोप में वार का इख्तिताम हुआ। इसे VE डे कहा जाता है, यानी विक्ट्री यूरोप डे, विक्ट्री इन यूरोप डे। नाज़रीन, जापान अभी भी फाइट कर रहा था और अमेरिका ने न्यूक्लियर ऑप्शन को चूज किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया, जिसमें करीबन 80,000 से ज़्यादा लोग फौरन मारे गए। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया, जिसमें 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी सरेंडर किया। 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम होता है। 1945 में जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो यूरोप का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था। जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच और सोवियत। बर्लिन भी 4 जोन्स में था, ऑल्दो बर्लिन फिजिकली सोवियत जोन के अंदर आता था, जबकि ईस्ट जर्मनी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवियत यूनियन के अंदर गया और वेस्ट जर्मनी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वेस्टर्न पावर्स के अंदर, जबकि ये डिवीजन 1990 तक बाकी रही। ऑस्ट्रिया को भी अलग कर दिया गया और उसे भी न्यूट्रल बनाया गया, जबकि पोलैंड के बॉर्डर्स पूरी तरह शिफ्ट हो गए। जर्मनी ने जो पोलिश टेरिटरी ऑक्युपाई की थी वो पोलैंड को वापस मिल गई और पोलैंड ने अपना ईस्टर्न हिस्सा सोवियत यूनियन को दे दिया। आज के पोलैंड का जो नक्शा है वो इस वक्त डिफाइन हुआ। चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी से वापस इंडिपेंडेंस मिली और सुडेनलैंड भी चेकोस्लोवाकिया को वापस दे दिया गया। बाल्टिक स्टेट्स, जिसमें लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया सोवियत यूनियन के अंदर आ गए। इटली ने अपनी कॉलोनीज और कुछ टेरिटरीज तो खो दी, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में यूनाइटेड नेशंस का क्रिएशन हुआ 1945 में, ताकि ऐसी तबाही दोबारा सामने ना आए। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं बदले बल्कि सोच भी बदली। कंट्रीज ने रियलाइज किया कि अगर मिलकर काम नहीं किया तो ये तबाही दोबारा हो सकती है। इसी माइंडसेट के साथ यूरोपियन यूनियन का आइडिया डेवलप होता है, जहां पहले इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया गया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1951 के बाद, और फिर पॉलिटिकल यूनियन की तरफ मूव किया गया और फिर 1993 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के जरिए यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली फॉर्म किया गया, जिसका एम था पीस, यूनिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना। उसके बाद से लेकर आज तक पूरे यूरोपियन यूनियन में बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिया गया है।
आज के वक्त में यूरोपियन दुनिया के मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं, जिसमें से एक, लेकिन इसकी फाउंडेशन उन्हीं दर्दनाक लम्हों में रखी गई थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सामने आई। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए, सिविलियंस भी, इनमें सोल्जर्स भी शामिल थे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसान के अंदर के अंधेरे, नफरत, ग्रीड और पावर की भूख का नतीजा था। आज का यूरोप शायद पीसफुल लगता हो, लेकिन हर बॉर्डर के पीछे एक कहानी छुपी है, एक कहानी जो खून और आंसुओं से लिखी गई थी। तो जब भी हम आज की आज़ादी और पीस के बारे में बात करते हैं, हमें वर्ल्ड वॉर 2 के उन लम्हों को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यूरोप की जंग नहीं होता, ये एक ऐसी जंग थी जो पूरी दुनिया में लड़ी गई। हर कॉन्टिनेंट, हर रीजन इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हुआ। आइए देखते हैं कुछ उन कंट्रीज का रोल जिनका जिक्र अक्सर कम ही होता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। नाज़रीन, इसमें पहली कंट्री कनाडा शामिल है, जो साइलेंट पावर फ्रॉम द नॉर्थ। कनाडा ने जर्मनी के खिलाफ वॉर 10 सितंबर 1939 को डिक्लेयर किया और 10 लाख से ज़्यादा कैनेडियन सोल्जर्स ने भी इस वॉर में हिस्सा लिया। नाज़रीन, फ्रांस, इटली और बेल्जियम में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल्स जीती। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जो बैटल फील्ड ऑफ 2 फ्रंट्स कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी जर्मनी के खिलाफ वॉर 3 सितंबर 1939 को डिक्लेयर किया, यूके के फौरन बाद। पहले तो उनके ट्रूप्स ने नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में फाइट किया, लेकिन जब जापान ने 1941 में वॉर ज्वाइन की, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन भी डायरेक्ट थ्रेट बन गई। ऑस्ट्रेलिया एक इम्पोर्टेंट एलाइज बेस बन गया पैसिफिक फ्रंट के लिए। इसके अलावा इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी, उस वक्त इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन फिर भी 25 लाख से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स ने भी वॉर में हिस्सा लिया। नाज़रीन, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी जानना चाहते हैं और ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें, तो हमारे चैनल अमार एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको क्या बताया जाता है। देखते रहिए अमार एक्सप्लेन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।